तो चलो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों एलिमेंट में से किसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, इन चारों एलिमेंट को हम लोग अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। तो आपके पास कार्बन होगा, उसके बगल में होता है नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन के पीछे होता है बोरोन, और बोरोन फैमिली का पार्ट होता है अल्मोनियम, और उसके पास होता है यहाँ पे सिलिकॉन। तो ये इसका पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। तो ध्यान देंगे, जब भी आप मूव करते हो अलोंग द पीरियड में तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। तो कार्बन से नाइट्रोजन में आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके अलावा क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा क्या है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड है तो उसका वैल्यू क्या होता है, फर्दर इंक्रीज करेगा। और जब भी डाउन द ग्रुप में मूव करते हो तो क्या होता है कि आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है डिक्रीज करता है, मतलब नाइट्रोजन के बाद कार्बन का होगा, कार्बन से नीचे मूव करोगे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का वैल्यू और डिक्रीज करेगा। और चूंकि अल्मोनियम जो है वो सिलिकॉन के लेफ्ट साइड है तो वहाँ पे और डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो ऑर्डर होगा, नाइट्रोजन इनमें हाईएस्ट होगा, फिर कार्बन होगा, उसका बाद सिलिकॉन होगा, फिर अल्मोनियम होगा। ये तो होगा ओवरऑल ऑर्डर। हमसे पोस्ट पूछा गया था इसमें हाईएस्ट कौन होगा, था हाईएस्ट होगा इसमें नाइट्रोजन, यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया कि इसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है। तो ध्यान देना, पहला जो रिएक्शन है उसमें अमाइड लिया हुआ है और साथ में Br2 प्लस NOH है जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है। तो इसमें होना चाहिए था कि CO ग्रुप हट जाना चाहिए था, यानी यहाँ पे 2 कार्बन के साथ NH2 लिंक होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है 3 कार्बन है, यानी ये जो रिएक्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ उसमें क्या है कि आपको जब ट्रीट करते हो HNO2 से तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है N2 प्लस में, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐसा बनना चाहिए था। और फिर वाटर अटैक करेंगे तो इसमें ये हटा करके यहाँ पे OH बनेगा, यानी अल्कोहल बनना चाहिए था 3 कार्बन का, यानी अल्कोहल आपका 3 कार्बन का बनना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है उसमें 2 ही कार्बन दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपको बनना चाहिए था प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ दिया हुआ इथेनॉल, यानी इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, Br2 प्लस सनलाइट। जब भी सनलाइट यूज करते हैं तो हमारा रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है कि आपका जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ से H निकल के ब्रोमीन जोड़ोगे, यानी यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ और यहाँ जुड़ना चाहिए था, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहना चाहिए था, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया गया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन में HI ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्कोनी कॉम्पिटिशन होगा, और यहाँ पे कटायन स्टेबल होगा तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे I और यहाँ जोड़ेंगे H, तो यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ पे I जुड़ेगा। तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन है, यानी हमारा जो आंसर है इस आंसर से मैच कर जा रहा है, यानी इसमें इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा वो 4th वाला करेक्ट होने वाला है, यानी अपना आंसर 4th होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ बोला हुआ है कि निकल में हम क्या डालेंगे कि रेड PPT फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, निकल आयन में जब आप ऐड करते हो DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम तो आपका एक रेड PPT फॉर्म करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसका कलर होता है रेड कलर का। तो मैं कॉम्प्लेक्स का फिगर में बना रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी न किसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में आ सकता है। तो कॉम्प्लेक्स जो है डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम जो है निकल के साथ आपका एक रेड कलर का PPT बनाएगा, उसका कॉम्प्लेक्स का फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको उसको याद कर लेना है। तो निकल +2 सेंटर आइटम की तरह काम करती है। DMG जो होता है बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। DMG का फुल फॉर्म क्या होता है चलो, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम। तो यहाँ पे एक OH और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे O- होता है, यहाँ पे H बॉन्ड बना हो रहता है। यहाँ पे आप OH लोगे और यहाँ का O- जो होता है उससे H बॉन्ड बना देना। बाद में जो निकल के पास जो लोन पेयर है वो लिगेंड की तरह काम करेगा। निकल नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो निकल को डोनेट किया जाएगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर आप निकल को दे रहे हो। तो यहाँ पे इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इसमें आपके पास टोटल 4 रिंग है, 2 रिंग है ड्यू टू चिलेशन और 2 रिंग बन रहा है ड्यू टू H बॉन्डिंग। इसमें निकल का जो हाइब्रिडेशन होता है DsP2 होता है, और ये सिस्टम होता है डायमैग्नेटिक। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप याद कर लो
और समझ लो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी तरह से आ सकते हैं। डीएमजी का फिगर क्या हो तो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो कभी कभी डाइमेथिल ग्लाइकोजन का फिगर पूछ सकता है, तो डीएमजी का फिगर आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन में अगर कुछ भी ट्विस्ट करे तो भी आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ये आपका डाइमेथिल ग्लाइकोजन का फिगर है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि K2SO4 का IUPAC नेम क्या होगा। ध्यान देना, इसको अगर तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह ट्रीट करते हो तो यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन है वो काम कर रहा है जो लिगेंड की तरह, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट 6। ठीक है, तो यानी ऑप्शन जो 2 है वो हमारा करेक्ट इसका IUPAC नेम होगा। ठीक, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है -349 के अराउंड होता है, और फ्लोरीन का होता है -333 होता है। तो यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट, यानी क्लोरीन का जो होता है हाईएस्ट होता है, नॉट फ्लोरीन। ठीक है, हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। ऑक्सीजन है द लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप। तो ना आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ग्रुप स्टेशन का यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, आप देखोगे सबसे जो कम वैल्यू होगा वो है ऑक्सीजन का। अपने ग्रुप में सबसे लिस्ट वैल्यू होता है ऑक्सीजन का, नेगेटिव वैल्यू होता है, यानी आपका स्टेटमेंट 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है सबसे लिस्ट होता है ऑक्सीजन का, यानी उसका नेगेटिव वैल्यू भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। तो 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका जो 4th ऑप्शन है ये होगा करेक्ट। तो बस चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इसमें बोला हुआ है कि अल्काइल हाइड्राइड को कन्वर्ट करना है आपको आइसोसाइनाइड में, यानी आपको कन्वर्ट करना है आरएनसी में, तो कौन सा रिएजेंट हम लोग के लिए सूटेबल होगा। तो ध्यान देंगे, जो अपना AgCN होता है इसका नेचर कोवलेंट होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो C सेंटर फ्री नहीं होता है, तो यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड पे आपका N सेंटर अटैक करता है, और चूंकि N सेंटर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, RNC का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या फॉर्मेशन होगा, RNC का फॉर्मेशन होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके अलावा 1, 2, 3 में क्या है, कहीं ना कहीं आपका जो कंपाउंड है आयनिक नेचर का है, तो 1, 2, 3 में से आपको मिलेगा CN आयन। अब जो CN आयन जो होता है इसमें C सेंटर और N सेंटर, C पे चार्ज नेगेटिव होता है, N पे लोन पेयर होता है, तो C नेगेटिव क्या होता है, ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो आपके हैलाइड पे क्या होगा, C से नेगेटिव से अगर अटैक होता है तो बनेगा आपका RCN, यानी साइनाइड फॉर्म करता है। इसलिए 1, 2, 3 आपका ऑप्शन में मत लेना, क्योंकि आपको बनाना है आइसोसाइनेट। तो ये था बच्चों लोग इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में क्रोमेटोग्राफी पे लेके कुछ आपके पास स्टेटमेंट है। तो बोला गया है कि कौन सा इसमें जो मेथड है जो डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। तो ध्यान ना, जो कॉलम और थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है A और B, ये आपके डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन बेस्ड होता है। इसके अलावा ध्यान ना, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन बेस्ड कौन सा क्रोमेटोग्राफी आप लोगे, तो इसका आंसर होगा A और B, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी आप बोलोगे आपका जो 4th ऑप्शन है ये होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनको उनके एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। सिंपल सा चीज़ है कि जब भी कोई कंपाउंड दिया रहता है और एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है तो सिंपली है उसमें हम H निकाल के आप अनायन बना दो। आपका अनायन जितना स्टेबल होगा उतना ही कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। तो सिंपली है कि यहाँ से अगर आप H निकालो तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, यहाँ से H निकालो तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, और यहाँ पे नेगेटिव यहाँ बनेगा, और नेगेटिव यहाँ पे यहाँ बनने वाला है। अगर इन आयन का स्टेबिलिटी हम देखें तो सबसे स्टेबल होगा आपका कंपाउंड A। कंपाउंड A इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन sp होता है। sp हाइब्रिडेशन जो है, तो sp हाइब्रिडेशन में
आपका जो एस करेक्टर है सबसे हाईएस्ट होगा, यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगा तो यहाँ पर आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर आपका बी में sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन का भी एस करेक्टर क्या होता है, हाई होता है, इसलिए इस सेंटर का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे नेगेटिव स्टेबल होगा बट ट्रिपल बॉन्ड से कम होगा। तो सबसे अनायन में सबसे स्टेबल होगा ए, उसके बाद बी। अब जो आपका सी और डी है दोनों में sp3 कार्बन है, तो ध्यान देंगे दोनों में अनायन बनाने के बाद देखोगे आपका जो सी ऑप्शन है उसमें क्या 3 मिथाइल एक्सट्रा है और डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब प्लस आई इफेक्ट से अनायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब अनायन अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, यहाँ का एच निकालना मुश्किल होगा, यानी इसका एसिडिटी क्या होगा, डी से ही पीछे जाएगा। तो आपका नॉन स्टेबिलिटी में फिर क्या होगा, बी के बाद होगा डी, डी के बाद होगा सी, और यही ऑर्डर फॉलो करेगा एसिडिटी का। तो एसिडिटी का भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा जो फॉलो करेगा अनायन स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा हमारे सॉल्यूशन के साथ, सबसे हाईएस्ट एसिडिटी क्या होगा, ए बी डी सी, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इसमें बोला हुआ है कि आपका कौन सा परफॉर्म करेगा इस रिएक्शन में। तो ध्यान देना, पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम लोग कर रहे हैं डाइआयोडाइजेशन, यानी पहले स्टेप में बनेगा आपका बीडीसी, यानी यहाँ से एच आप रिमूव कर दो, और पहले स्टेप के बाद बनेगा आपके पास बीडीसी, यानी बन जाएगा N2+। उसके बाद परफॉर्म किया गया C2Cl2, यानी बेसिकली सैंड में रिएक्शन का पार्ट है, तो ये पूरा N2 हट के यहाँ पे बन जाता है क्लोरोबेंजीन, यानी आपका जो ऑप्शन ए बनेगा वो बनेगा क्लोरोबेंजीन, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ उसका हमको आईपीसी नेम लिखना है। तो ध्यान देना, इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा वो होगा OH। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो आपके 2 पोजीशन में अल्कीन है, 1 पोजीशन पे अल्कोहल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, 2 पे इन होगा तो साइक्लोहेक्स 2 इन एंड 1 ऑल, यानी आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने मैथ द कॉलम दिया हुआ है, तो पहले लिस्ट में आपके सामने कुछ बायोपॉलीमर्स है और राइट में उसका मोनोमर्स है, दोनों को मैच करना था। ध्यान ना, आपका जो स्टार्च जो होता है वो बनता है अल्फा ग्लूकोज से, सेलुलोज फॉर्म करता है बीटा ग्लूकोज से, ठीक है। तो आपका ए के लिए 2 होगा, अब ए के लिए 2 है, बी के लिए क्या है, बी के लिए आपका 3 है, तो ए का 2 और बी का जो 3 है वो आपके पास ऑप्शन 3 में बस दिख रहा है। तो आपके लिए स्टार्च के लिए क्या होगा, अल्फा ग्लूकोज, एंड सेलुलोज के लिए क्या होगा, बीटा ग्लूकोज। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, तो इसका बनता है न्यूक्लियोटाइड से, यानी सी के लिए होगा 1, और प्रोटीन बनता है बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड से, तो आपका डी मैच करेगा 4 के साथ, यानी हमारा आंसर थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में कुछ अननोन्स है, उस अननोन को हमको फाइंड करना है। तो पहला ध्यान देना, आपके पास यहाँ पे एक ए क्या है पता करना मुझे। अब ए में क्या हो रहा है कि आपका जो ईस्टर है वो ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, यानी ईस्टर को सिलेक्टिवली रिड्यूस किया जा रहा है। तो ध्यान देना, गिवन ऑप्शन में से डायबल एच एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको ईस्टर को सिलेक्टिवली रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, यानी आपका जो ए है LLH4 और डायबल एच में जो ऑप्शन होगा तो बेटर ऑप्शन होगा आपका डायबल एच। तो ए के लिए डायबल एच हो गया, यानी ऑप्शन आपका ए 1 या 2 कुछ हो सकता है। अब ध्यान ना, ये जो कंपाउंड बना हुआ है यहाँ, इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो, तो कहीं नहीं कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे 2 अल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा एच है, और यहाँ पे एक रिंग ऑफ फॉर्मेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंट्रा अल्डोल हुआ है, यहाँ पे इंट्रा अल्डोल हुआ है। तो ये जो पॉड फॉर्म किया है, तो किसी एक का जो अल्फा दूसरे वाले अल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो एक कंपाउंड बन जाएगा, यानी इंट्रा अल्डोल हुआ है। तो इंट्रा अल्डोल होने के लिए क्या चाहिए हमको, तो बेस चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास NOH होना चाहिए, ठीक है। तो NOH आपके ऑप्शन 1 में भी है और 2 में भी है, बात समझ में आया। थर्ड स्टेप में क्या है, यहाँ पे आप अल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो अल्केन में, बात समझ में आया। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए आपका 2 रिएजेंट पॉसिबल है, एक होता है वुल्फ किर्चनर और एक होता है आपका क्लेमेंसन। तो आपके पास वुल्फ किर्चनर का रिएजेंट दिया हुआ है और प्लस क्लेमेंसन का रिएजेंट भी लिखा हुआ है, बट क्लेमेंसन वाले में जिंक Hg होता है, यहाँ पे Hg मिसिंग है, Hg नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमको इसको टिक करेंगे हम लोग। उसके बाद ध्यान देना, लेकिन जब यहाँ से हम मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो अल्कोहल है, अल्कोहल भी डिहाइड्रेट कर जा रहा है। तो अल्कोहल तभी डिहाइड्रेट करेगा जब मीडियम एसिडिक होगा। तो ध्यान देना, वुल्फ किर्चनर का मीडियम क्या बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो गिवन ऑप्शन है उसमें से बेटर ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए होगा। तो हम लोग जो है सी वाला जो टिक करेंगे उसमें जिंक प्लस एसिल को टिक करेंगे और हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो है एच जी यहाँ होना चाहिए था जो मिसिंग है, ठीक है। अगर इसको नहीं लेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वुल्फ क्रिस्टन का रिएजेंट से पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। अगर OH का डिहाइड्रेशन नहीं होता तो हम लोग सेफली आराम से वुल्फ क्रिस्टन यानी इसको टिक कर सकते थे। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ कि फिनोल को हम जब ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ बेस और उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसमें रिजल्ट क्या होता है। तो बेसिकली ये आपका रीमर टीमर रिएक्शन के बारे में बोला जा रहा है। तो रीमर टीमर रिएक्शन में क्या है, क्लोरोफॉर्म और NOH के साथ क्या बनता है, तो आपका फॉर्म करता है सैलिसिल्डिहाइड, यानी आपका OH एंड CHO फॉर्म करेगा। अब इसका जो नाम होगा इसको आप बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने बोला गया है कि ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है। ध्यान ना, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज इन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका बिहेवियर क्या होगा, एनोमलस होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके सामने दो लिस्ट है। लिस्ट 1 में कुछ आपके सामने कंपाउंड्स है जिसमें अल्कोहल है और फिनोल सिस्टम है, और राइट में उनका पीके वैल्यू दिया होता है। ध्यान देना, जो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा तो एसिडिटी और पीके में रिलेशन क्या होता है, तो एसिडिटी एंड पीके में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके लो होगा। तो सारे कंपाउंड का हम लोग एसिडिटी अरेंज कर लेंगे, जिसका एसिडिटी हाई होगा उसका पीके वैल्यू क्या होगा, लो होगा। तो ध्यान देंगे, इथानॉल का अगर हम H को निकाले तो यहाँ जो आयन बनेगा उसको इथानॉल का जो प्लस आई इफेक्ट है उसको अनस्टेबल करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा इसका प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इसका एसिडिटी क्या होगा, लो होना चाहिए। उसके अलावा जो फिनोल सिस्टम है, तो फिनोल सिस्टम में क्या है कि सारे में अगर हम H को निकालते हैं OH से तो एक में फिनोल है, एक में मेटानाइट्रोफिनॉल है, और एक में आपके पास है पारानाइट्रोफिनॉल है। तो इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं जब आप OH पोजीशन से H को निकालते हो, यानी यहाँ पे जब आयन बनेगा तो ये आयन रिंग में रेजोनेंस कर सकता है हर जगह पे, तो इस आयन को स्टेबिलिटी मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि फिनोल सिस्टम का कोई भी कंपाउंड अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी इथानॉल इनमें लेस एसिडिक होगा। अब इस फिनोल सिस्टम में जो नाइट्रो ग्रुप है वो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह, तो मेटा पोजीशन में जो है बस इसका माइनस ही काम करेगा, तो माइनस भी कहीं ना कहीं आयन को स्टेबल करेगा। और पारा पोजीशन में क्या होता है, इसका -M यानी मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो भी काम करेगा, और माइनस से दोनों काम करेगा। तो इनके कारण क्या होता है, आयन का स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी जो नाइट्रो है वो डायरेक्टली इस आयन को रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए आपका जो पारा नाइट्रो है इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा पारा वाला। तो इथानॉल सबसे लिस्ट एसिडिक है, तो इथानॉल का जो पीके होगा हाईएस्ट होगा। तो इथानॉल जो ए मैच करेगा 2 के साथ। उसके बाद फिनॉल है, फिनॉल जो है उसके बाद है, तो उसका एसिडिटी क्या है, सेकेंड हाईएस्ट होगा पीके वैल्यू। तो उसका पीके वैल्यू सेकेंड हाईएस्ट का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया हो। तो फिनॉल के लिए अब बी के लिए 1 करोगे तो ए के लिए 2 होगा और बी के लिए 1 होगा। तो ऑप्शन बस कहाँ, फोर्थ में है। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए आपका 4 होगा और डी के लिए 3 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन अपना ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने 2 लिस्ट है। पहले वाली लिस्ट में क्या है, आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सीरीज का नाम लिखा हुआ है, और सेकेंड लिस्ट में क्या है, उसका जो लाइन है किस रेंज में लाई करेगा, विजुअल है कि इंफ्रारेड है, उसमें आपको दिया हुआ था। ध्यान ना, लाइमन सीरीज यूवी रेंज में लाई करता है, बामर सीरीज क्या होता है, विजुअल में लाई करता है। यानी आपका ए का 2 होगा एंड बी का 4 होगा। ए का 2 एंड बी का 4 जो है वो बस ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। बाकी जो सी और डी पास्टन पीफन सीरीज दोनों क्या होगा, दोनों इंफ्रारेड में होगा। दोनों कहाँ होगा, इंफ्रारेड में होगा। तो पास्टन के लिए जो होगा वो 3rd भी मैच करवा सकते हो, पीफन के लिए भी क्या होगा, एन डी के लिए 1 मैच करवा सकते हो। तो हमारा जो 3rd ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन जो होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इसमें से बोला गया है कि कौन सा आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान देना, ये सारा जो लिस्ट है कहीं ना कहीं आपके लेंथाइड सीरीज लिया हुआ है, और लेंथाइड्स का बहुत कॉमन बात है कि सारे लेंथाइड का
+3 से स्टेबल होता है। तो जो भी लैंथेनाइड +2 स्टेट में होगा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखना यूरोपियम +2 स्टेट में है तो खुद को कहाँ भेजना चाहेगा, +3 में अपने कॉमन स्टेट में, और बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इसका आंसर 2 होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है जिंक, कैडमियम और मरकरी के बारे में, और बोला है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। तो ध्यान ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि दे एग्जिबिट हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो कि गलत है क्योंकि ये सारे क्या है, लो बॉइलिंग मेटल्स हैं। तो ये हो जाएगा गलत। जिंक CD डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल मरकरी शो +1 एंड +2 स्टेट, एक करेक्ट होगा। सी जो बोला स्टेटमेंट, कंपाउंड्स ऑफ जिंक CD एंड मरकरी आर पैरामेटिक इन नेचर, तो ध्यान ना ये गलत है क्योंकि ये सारे अपने +2 स्टेट में नॉर्मली रहते हैं। तो ये D10 होता है इनका, यानी ये क्या होता है, डायमेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी क्या होगा, गलत हो जाएगा। जिंक CD और मरकरी आर सॉफ्ट मेटल, ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन जो बी और डी है स्टेटमेंट दोनों करेक्ट होगा। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 1 है हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ध्यान ना, ज्योमेट्रिकल शो करने का कंडीशन क्या होता है कि डबल बॉन्ड के अबाउट जो 2 ग्रुप्स है, तो यहाँ पे जो भी ग्रुप लगाएंगे दोनों अलग होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ जो ग्रुप लगेगा वो भी अलग होना चाहिए। तो आपको किस जगह दिखेगा कि कंडीशन मैच कर रहा था, ध्यान ना, आपका जो ऑप्शन 2 में है जो डबल बॉन्ड है उसके अबाउट यहाँ पे H और Br है, और उसके अबाउट यहाँ जो लिंकेज है और यहाँ जो लिंकेज है वो अलग अलग है। ठीक है, 2 डिफरेंट लिंकेज है, यानी ये जो डबल बॉन्ड है इसके बाद आप ज्योमेट्रिकल शो करते हो क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी हर जगह जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपका दोनों ग्रुप सेम हो गया, यहाँ भी दोनों ग्रुप सेम हो गया। यहाँ पे यह है कि इस डबल बॉन्ड के अबाउट में नीचे का जो दोनों ग्रुप है वो अल्टीमेटली क्या मैच होकर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जगह कंडीशन मैच नहीं करेगा तो इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा आपका ऑप्शन 2। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, उसमें बोला गया है कि गैस X को हम पास करते हैं नेसर रिएजेंट से तो ब्राउन PPT फॉर्म करता है। तो गैस X क्या है, तो ध्यान देना ये आपके अमोनिया गैस का कन्फर्मिटी टेस्ट होता है। तो जब अमोनिया गैस को पास करते हो नेसर रिएजेंट से तो आपका ब्राउन PPT फॉर्म करता है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CCl4 दिया हुआ है। तो CCl4 का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है 30.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो बोला गया हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4 आपको पता करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन टर्म्स ऑफ किलोजूल। तो ध्यान देना, आपको पहले पता कर लो कि कितना मोल आपका 284 ग्राम में होगा CCl4 का। तो मोल कैसे पता करेंगे CCl4 का, तो मोल पता करने का सिंपल तरीका होता है, आप इसको डिवाइड कर दो मोलर मास के CCl4 से। तो 284 को डिवाइड करोगे मोलर मास से। अब मोलर मास जो CCl4 का होता है तो आपको सारा एटम का मास दिया हुआ है, तो CCl4 का जो मोलर मास होगा ये होता है 154। तो यहाँ पे 154 से डिवाइड किए तो मेरे को मोल मिल गया। अब इस मोल में आपको पता है कि 1 मोल का हीट होता है 30.5, तो इस n मोल का कितना होगा, तो इस मोल में आप सिंपली मल्टीप्लाई करो तो हीट जो होगा, तो जो हीट आप निकालोगे बेसिकली क्या हो जाएगा, इस मोल में आप मल्टीप्लाई कर दो 30.5 को, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 284 डिवाइडेड बाई 154 इंटू 30.5। तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 56.24 किलो जूल के आसपास। अब इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो ऑलमोस्ट हो जाएगा 56। ठीक है, तो इसका आंसर आप बोलोगे 56 किलो जूल। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है इस क्वेश्चन में कि ब्राउन रिंग टेस्ट में जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ध्यान देना, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O होल 5NO और बाहर में SO4 होता है। ठीक है, ये होता है ब्राउन रिंग का फॉर्मूला। इसमें होता क्या है कि NO का जो NO है, NO का स्टेट होता है +1। इसको जब +1 लोगे तो इसमें आप जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आयरन का X मान करके, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में वाटर का स्टेट, वाटर पे मॉलिक्यूल बचा 0 होता है और सल्फेट पे -2 होता है। तब इसको जब निकालते हैं तो X + 5 × 0
वाटर के लिए, और NO के लिए क्या लेंगे +1, और सल्फेट के लिए क्या लेंगे बच्चे लोग, तो इसके लिए होगा -2। ओवरऑल का क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ x -1 = 0 आ जाएगा, यानी x = क्या होगा +1 आ चुका होगा। तो यानी आपका जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें आएगा, ये हो जाएगा +1। आपको इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बार बार आपसे पूछ सकता है। तो ब्राउनिंग के फॉर्मूले में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा होता है +1, यानी इसको आप 1 बोल सकते हो यहाँ पे। तो आंसर होगा आपका 1। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके अमोनिया फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि टेम्परेचर दिया हुआ 500 केल्विन, और बोला गया है कि इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसमें N2H2 और अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा किया गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। ध्यान ना, इसमें मेरे को रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। तो जब भी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में रिएक्शन ना दे, तो जो रिएक्शन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखता है बुक्स में उसी को फॉलो कर लोगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, अमोनिया हम फॉर्म करते हैं हैबर प्रोसेस से, तो हैबर प्रोसेस का जो नॉर्मली रिएक्शन हम लोग देखते हैं बुक्स में वैसा होता है। तो इसी को फॉलो कर लेना है, अपना दिमाग इसमें और फर्दर मत लगाना, क्योंकि इक्वेशन अगर हम चेंज कर देंगे तो आपका के चेंज कर जाएगा। तो इसलिए हमको ऐसे इक्वेशन को लेना है जो आपको बुक्स में नॉर्मली आप देखते हो। तो हैबर प्रोसेस का नॉर्मली रिएक्शन यही हम देखते हैं। तो इसका हम फर्दर लिखेंगे के, तो के क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्या होगा, Q होगा। अब इसमें जो वैल्यूज दिए हैं उसको पुट कर दो। तो अमोनिया का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1.5 × 10⁻² डिवाइडेड बाई आपका जो N2 का वैल्यू कितना लिया हुआ 2 × 10⁻², और H2 का वैल्यू क्या लिया हुआ है 3 × 10⁻²। इसका पावर क्या ले लोगे आप, Q कर लोगे। इसको आप सॉल्व करो, जिसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो है नियरली जो सॉल्व करके आएगा ये आ जाएगा 416.67 के पास आएगा वैल्यू। इसको आपको सॉल्व अच्छे से करना है। बेसिकली इंटीजर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से करना है, क्योंकि हल्का भी चेंज करोगे आंसर वेरी कर जाएगा। तो प्रॉपर वे में आप कैलकुलेशन करोगे। अब ये वैल्यू आएगा तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 417। तो आप जो ऑप्शन टिक करोगे ये ऑप्शन होगा, यानी आप इसमें जो फिलअप करोगे 417 को। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक कंपाउंड है AuCl4-1। इस कंपाउंड में अगर आप निकालोगे तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, तो निकल के आएगा +3, यानी गोल्ड अपने +3 स्टेट में है। अब +3 स्टेट से अगर हम इसमें से गोल्ड निकाल रहे हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपका Au बनेगा। अब बोला गया है कि आफ्टर पीरियड ऑफ 10 मिनट्स द इंक्रीज इन द मास ऑफ कैथोड बार इतना, यानी इतना ग्राम गोल्ड डिपॉजिट किया है, यानी ये गोल्ड का हो गया मास जो डिपॉजिट कर रहा है। तो बोला इसमें चार्ज कितना हम पास किए हैं इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो ध्यान देना, अगर पहले हम क्या करते हैं, पहले मोल निकाल लेते हैं, ठीक है, कि कितना मोल गोल्ड डिपॉजिट किया, यानी इसका मोल निकालते हैं। तो आपको वेट पता चल चुका है, वेट है इतना 1.314। तो इस वेट को चेंज करो मोल में, मोल में कैसे चेंज होगा, तो गिवन वेट को आप डिवाइड करोगे गोल्ड के मोलर मास से। तो गोल्ड का जो मोलर मास होता है वो होता है 197, जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो ये हो गया गोल्ड का, ये हो गया मोल जो डिपॉजिट कर चुका है आपके पास कैथोड पे। अब ध्यान देंगे, तो आप ध्यान देना, गोल्ड का अगर 1 मोल होगा ना, गोल्ड का अगर 1 मोल होगा तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन कितना मोल यूज करोगे, 3 मोल। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम क्या बोलते हैं, 3 फैराडे। तो 3 फैराडे इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो जितना मोल होगा उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को फैराडे मिल जाएगा। सिंपल सा बात है कि गोल्ड के 1 मोल के लिए 3 फैराडे, गोल्ड का 2 मोल होगा तो कितना होगा 6 फैराडे चार्ज यूज करना पड़ेगा। तो जितना मोल गोल्ड का होगा उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को चार्ज इन फैराडे मिल जाएगा। तो चार्ज इन फैराडे क्या होगा, सिंपल है, मोल के वैल्यू को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास है 1.314 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 3 कर लोगे तो जो वैल्यू आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा नियर अबाउट आ जाएगा ये 0.02001 के आसपास आएगा, इतने फैराडे आएंगे, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है 10⁻² का टर्म में। तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 10⁻² फैराडे के आसपास इसको आप बोल सकते हो। तो यानी हमको जो यहाँ फिलअप करना होगा, तो जो कि 10 जो -2 है बाहर है,
तो यहाँ पे आप 2 को फिलअप करोगे। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं बच्चों लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने ब्रोमीन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया हुआ है और बोला गया इसका टी हाफ दिया 36 आवर, तो बोला गया 24 आवर्स यानी एक दिन के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा। तो ध्यान देना, हम मान लेते हैं कि बिगनिंग में आपका जो ब्रोमीन का अमाउंट एन नोट है और टाइम टी पे एन टी है। ठीक है, तो इसको लिंक करता हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर का जो काइनेटिक्स का इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग एन नोट बाई एन टी। तो हमसे फ्रैक्शन पूछा गया है, तो ध्यान देना अगर इस इक्वेशन में हम लोग टी हाफ वाले कंडीशन को यूज करें तो उसमें क्या हो जाएगा कि टाइम है 36 आवर, उस केस में अगर हम टी हाफ को यूज करते हैं तो उसमें एन टी का वैल्यू कितना आएगा, तो एन टी का वैल्यू आ जाएगा एन नोट बाई 2। तो यहाँ पे एन नोट बाई 2 को हम पुट कर लेंगे, तो अल्टीमेटली आपका के इंटू 36 इक्वल टू क्या होगा 2.303 लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 24 आवर के कंडीशन को यूज करें तो यहाँ पर हो जाएगा k इंटू 24 2.303 लॉग एन नोट बाई एन टी। तो बेसिकली हमसे बोला गया था कितना फ्रैक्शन बचेगा, यानी आपको बेसिकली निकालना है 24 आवर के बाद एन टी बाई एन नोट का रेशियो पता करना है, यानी हमको इसको निकालना है 24 आवर के बाद। अब क्या करो, दोनों में से k सेम है तो दोनों के k को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ का जो k होगा उसको लिख सकते हो आप 2.303 बाई 36 इंटू लॉग 2, और यहाँ का जो k होगा उसको आप लिख सकते हो 2.303 बाई 24 लॉग एन नोट बाई एन टी। इसको दोनों को जब सॉल्व करोगे आप तो इसमें जो होगा सॉल्व करने पे आपको मिलेगा एन नोट बाई एन टी का जो लॉग का फंक्शन है, तो लॉग एन नोट बाई एन टी का जो वैल्यू मिलने वाला है, वैल्यू मिलने वाला आपको 0.2006 मिलने वाला है, और क्वेश्चन में उसका एंटी लॉग दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एन नोट बाई एन टी का जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगा 1.587, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था आपके पास इन्फॉर्मेशन। अब हमको चाहिए था एन टी बाई एन नोट चाहिए, ये तो हम निकाल लिए, क्या है एन नोट बाई एन टी निकालना है, मुझे निकालना है इसमें एन टी बाई एन नोट करना, मतलब उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों लोग, तो वैल्यू ध्यान देना, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6301 के आसपास आएगा। अब इस वैल्यू को हमको 10⁻² के टर्म एक्सप्रेस करना है, तो ये आ जाएगा 63 इंटू 10⁻² के नियर अबाउट आएगा, यानी आपका जो इंटीजर जो होगा नियरेस्ट से हो जाएगा 63, यानी इसका आंसर 63 आप लिख सकते हो। 10⁻² का फैक्टर यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ध्यान बच्चों लोग, आपके सामने बोला हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म फ्रॉम द 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि 2s और 2s मिक्स करके 2 ऑर्बिटल फॉर्म करता है, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिमिलरली p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो दो p के चूँकि यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो दोनों का जो है 3 p ऑर्बिटल मिक्स करने वाला है। ठीक है, तो टोटल ऑर्बिटल का मिक्सिंग क्या हुआ, 6 ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ। तो इस 6 ऑर्बिटल का मिक्सिंग में 3 बनेगा बॉन्डिंग, 3 बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का नंबर पूछा हुआ, तो एंटी बॉन्डिंग एक आपका S आएगा सिग्मा स्टार 2s, और यहाँ पे जो P जो मिक्सिंग से 3 ऑर्बिटल यहाँ से मिक्स मिलेंगे, नाम क्या क्या होगा, तो होगा सिग्मा स्टार 2pz, आप लोग को याद हो तो सिग्मा स्टार 2pz एंड पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ये सब क्या होगा, ये सब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का नाम है जो आप लोग जानते होंगे। तो आपके पास टोटल कितना एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग होगा 4। तो आपको टोटल 4 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलने वाले हैं। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने निकालना है मोललिटी किसका, 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का। तो ध्यान ना, आप क्या करोगे, आप सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर मान लो। तो सॉल्यूशन वॉल्यूम को अगर 1 लीटर मानोगे तो इसका मतलब इस चूँकि मोलरिटी कितना दिया 0.8 दिया हुआ है, तो इस सॉल्यूशन में
आपका जो मोल ऑफ H2SO4 निकलेगा वो निकल के आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.8 मोल मिल गया। अब क्या है, इस 1 लीटर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा 1000 ml। अब इसको क्या करोगे आप, सॉल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा आपका, चलो 1000 इंटू 1.06 यानी वैल्यू आ जाएगा 1060। ठीक, अब क्या करो, मेरे को मोलिटी के लिए चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए पहले आपको वेट ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेगा, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो चूंकि मोल पता है, मोल कितना पता है 0.8 इंटू मोलर मास कितना होता है 98 H2SO4 का, तो इसका वेट आ जाएगा 78.4। ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको निकालना वेट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट का वेट निकालना है। तो क्या करोगे, 1060 से आप माइनस कर दोगे 78.4 को, तो आपका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 981.6। ठीक है, तो इतना ग्राम। अब जब आपको मोल्टी निकालना होता है तो मोल्टी में क्या होता है, मोल्टी में आपको मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकला हुआ अपने पास 0.8 और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना हो जाएगा, तो आपका 981.6 ग्राम है, तो केजी में क्या हो जाएगा 0.9816 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो केजी पुट करोगे तो इसका जब रेशियो निकालोगे तो वैल्यू जो निकल के आएगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.81499 ऐसा वैल्यू आने वाला है। अब ध्यान देना, आपके वैल्यू को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 10⁻³ तो इसको 10⁻³ में करेंगे तो आप डेसिमल यहाँ खींचो, तो इस वैल्यू को लिख सकते हो 814.99 इंटू 10⁻³ हो सकता है। अब ये जो वैल्यू दिख रहा है इसको नियरेस्ट इंटीजर में क्या बोल सकते हो, तो इसको बोल सकते हो नियरेस्ट इंटीजर में 815 बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इसका ये हो जाएगा 815। अब ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाए बच्चों लोग, ये क्वेश्चन आपके फंडामेंटल तरीके से बनाया है, इसमें कोई फॉर्मूला हम यूज़ नहीं किए हैं। आपको मोलिटी एंड मोलरिटी का अगर आपको बेसिक्स पता है तो भी क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत लोग फार्मूला भी देते हैं, बट क्या होता है, फार्मूला होता है तो कभी कभी फार्मूला आपको अगर याद नहीं हो तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले का अप्रोच अगर हमको सॉल्व करना होगा तो भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो इसमें क्या करना आपको, मोलिटी निकालने के लिए होता है क्या है कि जो मोलरिटी है उसके वैल्यू को 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस जो होगा मोलरिटी कैपिटल M इंटू मोलर मास। ये हो गया आपका फार्मूला, ये हो गया आपका फार्मूला। तो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या होगा, आप वैल्यूज को पुट करते जाओ। ठीक है, तो मोलरिटी कितना दिया हुआ था आपके पास 0.8 इंटू 98, तो अल्टीमेटली वैल्यू जब सॉल्व करते आ जाएगा 0.81499, तो वैल्यू हो जाएगा आपके पास 815 इंटू 10⁻³ की टर्म में आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर था पहले उसे मैच कर रहा है। ठीक है, तो फार्मूला यूज करके भी आप निकाल सकते हो, बट क्या होगा, फार्मूला से बेटर है कि आप लॉजिकल अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा। तो ध्यान देना, इसमें CH4 जो है BF3 और जो CO2 होगा, इनका नेट डायपोल क्या होगा, कैंसिल करेगा, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो टोटल 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो सिंपल है, आपके VACA पर थ्योरी का एप्लीकेशन था, क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पर लिया हुआ है, तो इतना बेसिक लेवल पर क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए। तो आपको सिंपली VACA पर थ्योरी को लिंक करना है, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने 50 ml है 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, इसमें 2 एसिडिक H होता है। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को 25 ml NO सोल्यूशन चाहिए। तो ध्यान देना, ऑक्जेलिक एसिड का मिलीमोल कितना है, तो 50 इंटू 0.5 कर लो तो 25 मिलीमोल होगा ऑक्जेलिक एसिड का। अब ऑक्जेलिक एसिड में चूंकि 2 एसिडिक H है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको NOH का मिलीमोल कितना होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 50 मिलीमोल होना चाहिए NOH का, बात समझे। तो NOH का 50 मिलीमोल होना चाहिए। अब ध्यान देंगे,
आपको बोला गया है द अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ दिस गिवन एन सॉल्यूशन। तो ध्यान ना, आपका 25 ml में आपका जो NaOH का मिलीमोल होना चाहिए 50। तो 25 ml में अगर 50 होना चाहिए तो इसी सॉल्यूशन का अगर हम डबल वॉल्यूम कर देंगे, मतलब 50 ml कर देंगे, तो उसमें मिलीमोल भी डबल हो जाएगा। तो मिलीमोल कितना हो जाएगा? 100 मिलीमोल। 100 मिलीमोल का मतलब क्या होता है? 100 मिलीमोल का मतलब होता है मोल कितना होगा? 0.1, यानी आपका NaOH का जो मोल हो जाएगा ये 0.1 होगा, 0.1 मोल। अब 0.1 मोल का वेट कितना होता है बच्चों? तो NaOH का मोल मास कितना होता है? 40। तो वेट ऑफ NaOH जो हो जाएगा 50 ml में हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 40 कर लो, यानी हो जाएगा 4 ग्राम। इसका आंसर होगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको टोटल सिग्मा इन पाई बॉन्ड काउंट करना है ऑफ 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इनोइक एसिड का। तो ध्यान देंगे, आपके नीचे में इसका फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। तो जब इसका बॉन्ड आप काउंट करोगे सिग्मा इन पाई को, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड का नंबर निकल के आता है ये आएगा 19। और पाई बॉन्ड कितना आपके पास है? 1 2 इन 3 पाई बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। तो दोनों को जोड़ने से कितना मिलेगा? तो दोनों को ऐड कर तो आंसर आएगा 22। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।